अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट के अंदर जो कोड किया गया है वो किस तरह किया गया है। थोड़ा सा हम कोड को समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो जो कोड लिखा गया है वो क्यों लिखा गया, और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्ट का कोड हम किस तरह लिख सकते हैं अपनी तरफ से। और लास्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट रिएक्ट ऐप पर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी करवाएंगे अपने ब्राउज़र पर। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता है वो इस तरह का मिलता है। अगर आपने मेरी फोल्डर स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी कि क्रिएट रेक्ट ऐप की मदद से जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फोल्डर्स या फाइल्स मिलती हैं उनका काम क्या है, तो आप वो मेरी वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक आपको मेरे ख्याल में ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं मेरी वीडियो पर। तो उसमें ये है कि आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको पहले से पता होगा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोड समझें रिएक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैंने आपको कहा था कि नोड मॉड्यूल को हमने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि index.html फाइल बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आप इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हर कोई फ़ाइल डिलीट कर सकते हैं, लेकिन index.html की फ़ाइल ना ही आप डिलीट करेंगे ना ही इसे रीनेम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम index.html की फ़ाइल पर आते हैं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना ठीक है। मेरे ख्याल में आपको कोड भी विजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, index.html की फ़ाइल में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये बेसिक HTML का डॉक टाइप है। उसके बाद HTML की हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास हेड सेक्शन है, फिर कुछ मेटा टैग्स हैं, फिर हमारे पास लिंक है। लिंक के अंदर हमारा फेविकॉन डॉट आइकन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि फेविकॉन डॉट आई सी ओ के पहले आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, पब्लिक URL। ये क्या चीज़ है? अगर हम HTML और CSS की मदद से कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसमें हम अगर अपने आइकन का लिंक करते हैं, तो हम तो सिर्फ अपने आइकन का वहाँ पर पाथ मेंशन करते हैं। अगर हम जो वेबसाइट बनाते हैं HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, लेकिन रेक्ट में ये क्या सीन है कि जो भी हम पाथ देते हैं किसी भी हम फाइल का पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो उसमें ये पब्लिक URL क्या है, तो ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली जो आसान है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि मेटा टैग है। ये मेटा टैग में ये व्यू पोर्ट बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए ये हमें मदद देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक थीम कलर है। उसके बाद हमारी ये SEO के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन और हमारे कंटेंट वगैरह वेबसाइट में क्या है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट ने लोगो यहाँ पर लिंक कराया, लेकिन यहाँ पर देखें कि लोगो के साथ भी ये पब्लिक URL आया हुआ है। ठीक है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखें मैनिफेस्ट फाइल है हमारे पास, manifest.json। उसके पाथ के साथ भी हमारे पास पब्लिक URL आया है। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। उसके बाद ये है कि टाइटल बेसिकली हम क्या करते हैं, एक मिनट, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि रिएक्ट ऐप को रन करता हूँ। रन करने के बाद दिखाता हूँ कि ये टाइटल क्या सीन है। हालांकि आपको पता होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने टर्मिनल पर जाना है, या Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हैं विंडो में, या बैक टिक भी आप प्रेस करेंगे तो टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा, या यहाँ से भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम रिएक्ट की ऐप को रन करने के लिए NPM, अगर हम NPM यूज़ करते हैं तो NPM स्टार्ट लिखते हैं, और अगर यान यूज़ करते हैं तो यान की स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रन होगी, थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद रन होके आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ पर मेरी रिएक्ट ऐप रन हो चुकी है। तो अगर मैं ब्राउज़र पर भी आपको लेकर चलूँ तो आपको इस तरह की नज़र आएगी रिएक्ट ऐप। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मैं इसे टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, या इसे फुल नीचे कर देता हूँ। ठीक है,
आप देखें कि यहाँ पर जो टाइटल है ना रेक्ट टैब, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर विंडो टैब के अंदर नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसे जूम करूँ या इसे हाईलाइट करूँ, तो हाईलाइट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो टाइटल नज़र आ रहा है ना आपको आइकन के साथ, तो ये बेसिकली रिएक्ट ऐप का टाइटल वहाँ से ही आया है, ये यहाँ से आया है। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ। रिएक्ट ऐप की मदद से हम यहाँ लिखते हैं प्रोग्रामिंग, सॉरी यहाँ पर प्रोग्रामिंग निंजा ऐप। तो मैं इसे सेव करता हूँ। आप यहाँ से फाइल पर जाकर यहाँ पर डायरेक्टली इसे सेव आल भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस करें तो ये सेव हो जाती है फाइल। तो यहाँ पर ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मेरा टाइटल चेंज हो चुका है, प्रोग्रामिंग निंजा आ चुका है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पर टाइटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आपके पास एक नो स्क्रिप्ट है। नो स्क्रिप्ट बेसिकली ये करती है कि अगर आपका ओल्ड ब्राउज़र है जो कि जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता, या आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट आपने डिसेबल की हुई है, तो यहाँ पर आपको मैसेज ये मिल जाएगा कि अनेबल कर दें जावास्क्रिप्ट को, वरना आपकी ऐप रन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके नीचे मैं आता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर देखें कि आपको बॉडी के अंदर सिर्फ एक डिव टैग मिलेगा, डिव एलिमेंट मिलेगा, और उसके अंदर आपको एक आईडी मिलेगी जिसका एट्रीब्यूट का नाम होगा, एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी रूट, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ index.html में सिर्फ एक आपको डिव मिलेगा जिसकी आईडी होगी रूट, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल टैग, बॉडी टैग क्लोज होगी और HTML की टैग क्लोज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी चीज़ें तो आसान हैं, और ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर पब्लिक यूआरएल का क्या काम है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल होते क्या हैं। अगर मैं आपको स्लाइड पर लेकर चलूँ, और ये भी है कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके साथ मैं अपनी ये स्लाइड भी अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप स्लाइड पर जाकर इसे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, मैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम रेक्ट ऐप क्रिएट करते हैं तो नोड जेएस की मदद से हम, नोड जेएस क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारी ऐप क्रिएट होती है तो वो हमें कुछ कह सकते हैं कि ग्लोबल एक ऑब्जेक्ट देता है, ग्लोबल एक ऑब्जेक्ट देता है जिसे हम किसी भी रिएक्ट फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसे नोड जेएस हमारे लिए क्रिएट करके देता है। एक तरह, इस तरह कह सकते हैं कि नोड जेएस या हमारी रिएक्ट ऐप क्रिएट करता है तो हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ वेरिएबल मिलते हैं जो कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसके एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फाइल में, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि जिस तरह हम कहते नहीं कि यार ये बंदा डॉक्टर बन गया है, तो इसका हो सकता है कि इसे इन्वायरमेंट इस तरह का मिला हो कि जिसकी मदद से ये डॉक्टर बन गया है। तो इसी तरह जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप हमारी क्रिएट होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएबल मिलते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएबल यार कुछ भी नहीं है, बस हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है यार, इस तरह समझ लें। ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट फाइल में, और हम आगे चलकर देखेंगे भी कि हम कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल मिलते हैं उनको भी यूज़ करेंगे, और हम खुद से भी हमारे वेरिएबल कुछ क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ लें कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल हैं जो कि अवेलेबल होते हैं हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट की मदद से। ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब process.env एक स्पेशल कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हमें ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो पब्लिक अंडरस्कोर यूआरएल क्या है, हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, ठीक है। इसका काम क्या है, यहाँ पर हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हम कोई भी एसेट लिखेंगे, कोई भी एसेट रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई इमेज रखी, कोई जेएस की फ़ाइल रखी, कोई जेसन की फ़ाइल रखी, कोई भी ऐसी फ़ाइल रखी जिसको हम index.html के अंदर लिंक करवाना चाहते हैं, तो इसको लिंक करवाने का
इनको इसको लिंक करवाने के लिए हमें करना क्या होगा कि फ़ाइल का जो पाथ है ना, जैसे कि favicon.ico, इससे पहले हमें ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल लिखना ही पड़ेगा। इसके बगैर ये काम नहीं करेगा चीज़, ठीक है। दोबारा इसको मैं बताता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि पब्लिक फोल्डर के अंदर आप कोई भी एसिड रखते हैं, एसिड कुछ भी हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, आपकी जेएस की फ़ाइल हो सकती है, आपकी जेसन की फ़ाइल हो सकती है। अगर पब्लिक फोल्डर के अंदर आपने वो फाइलें रखी हैं और उसे आप index.html के अंदर लिंक करवाना चाहते हैं, तो इसको लिंक करवाने के लिए आपको करना क्या होगा, जो फाइल का पाथ है वो तो लिखेंगे आप, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, मॉड्यूलर का साइन लिखेंगे, मॉड्यूलर का साइन या परसेंटेज का साइन लिखेंगे। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएबल पब्लिक यूआरएल लिखेंगे। आपको इसे कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे मॉड्यूलर का साइन फिर लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम आएगा। तो ये इस तरह आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आए, नीचे आइए, देखें इस इमेज को यहाँ पर लिंक करवाने के लिए आप पहले इन्वायरमेंटल वेरिएबल लिखेंगे इस तरह, और फिर इमेज का पाथ देंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह ये देखें manifest.json की फ़ाइल है, इससे पहले भी हमने ये पब्लिक यूआरएल लिखा हुआ है। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो भी फाइलें यहाँ पर हमने लिंक करवाई है, चाहे वो आइकन हो, इमेज हो या जेसन फाइल हो, तो वो हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई भी एसिड है जो जिसको हम index.html में लिंक करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरह इसे लिखेंगे, पब्लिक यूआरएल और आगे फाइल का पाथ। ये मैं नहीं कह रहा, रेक्ट कह रहा है। यहाँ पर आप कमेंट पढ़ेंगे रेक्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्ट ये कह रहा है कि आप पब्लिक यूआरएल लिखें, ये एक स्पेशल एक वेरिएबल है। जब आप अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन मोड में लेकर चलेंगे, प्रोडक्शन मोड से मुराद है कि आप अब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, आप इसे डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो तब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब npm बिल्ड आप कमांड रन करेंगे तो ये जो पब्लिक यूआरएल है ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे पब्लिक फोल्डर के साथ। तो ये एब्सोल्यूट पाथ के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट रेक्ट करता है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट रेक्ट करता है। और दूसरी ये चीज़ कि हमें index.html में इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इतना हम इसमें कुछ भी नहीं करते। ज़्यादातर हमारा काम होता है 95% हमारा काम या 90% हमारा काम होता है वो src फोल्डर के अंदर होता है। जो भी हम कोड लिखते हैं वो src फोल्डर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पब्लिक यूआरएल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं फाइलें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं manifest.json भी डिलीट कर देता हूँ, इसका काम तो नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये robot.txt फाइल भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ से मैं ये इमेज भी डिलीट कर देता हूँ, और ये मेरे ख्याल में ये पहले डिलीट नहीं हुई। मेक श्योर करना है कि आपने इंडेक्स वाली फ़ाइल डिलीट नहीं करनी। और आइकन अगर आप डिलीट कर देंगे तो वहाँ पर आपको ब्राउज़र पर नज़र नहीं आएगा, तो आइकन को मैं इस तरह रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो आप देखें मैंने कौन सी फाइलें डिलीट की, यहाँ से भी मैं यहाँ लिंक हटा देता हूँ उन फाइलों का। यहाँ से मैं ये फ़ाइल भी मैंने डिलीट कर दी है, ये इमेज भी मैंने डिलीट कर दी है, तो यहाँ से मैंने हटा दी। और मैंने आइकन डिलीट नहीं किया, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिंक करवाया हुआ है, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारी ऐप में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रन हो रही होगी हमारी वेबसाइट। यहाँ पर देखें एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब हमारा मेन काम शुरू होता है src फोल्डर के अंदर। src फोल्डर के अंदर हम आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं index.js की फ़ाइल पर। index.js की फ़ाइल पर आपने आना है और यहाँ पर देखें यहाँ ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये import react from react क्या चीज़ है। ये इन्होंने import react क्यों की, react से, ठीक है। अच्छा, react में क्योंकि react हमें कुछ फीचर देता है, react हमें कुछ हमें प्रोब्स देता है, हमें स्टेट्स देता है, हमें हुक्स वगैरह देता है react। समझ लें ये एक react के फीचर्स हैं। उन react के फीचर्स को हमारे इस प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है react को फ्रॉम react से। तो अगर आप इसे इंपोर्ट नहीं करवाएंगे
रिएक्ट से, तो हम रिएक्ट के फीचर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इसे कमेंट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसे कमेंट कर दिया और इसे मैं सेव करता हूँ, तो अगर मैं ब्राउज़र पर आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देखें कि एरर आ रहा है कि रिएक्ट को आपने इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आप रिएक्ट के फीचर यूज़ कर रहे हैं तो आपने रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया, लिहाजा इसे इंपोर्ट करवाएं। ठीक है, तो ये रिएक्ट के फीचर को हम यूज़ करने के लिए अपने फाइल्स में, प्रोजेक्ट में, तो हम रिएक्ट को इंपोर्ट करवाते हैं अपने फाइल्स के प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि डोम हम यूज़ क्यों करते हैं जेएस में। डोम हम मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं जेएस में। ठीक है, अब रिएक्ट डोम क्या करता है? रिएक्ट डोम ये करता है कि हमारी जो प्रोजेक्ट है उसके टॉप लेवल पर, मैं इसे ना डेफिनेशन भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ये देखें रिएक्ट डोम बेसिकली एक पैकेज है जो हमें कुछ डोम स्पेसिफिक मेथड देता है। पहली चीज़ ये है कि रिएक्ट डोम क्या है, एक पैकेज है जो हमें कुछ डोम स्पेसिफिक मेथड देता है। ठीक है, जिसे हम अपने टॉप लेवल वेबसाइट के या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके टॉप लेवल पर रखते हैं ताकि हमारी डोम की मैनिपुलेशन बहुत ही एफिशिएंट वे में हो सके। रिएक्ट डोम क्या करता है कि हमारी डोम की मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, रिएक्ट डोम हमारी डोम की मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, अब उसे हम टॉप लेवल पर रखते हैं, मतलब सबसे ऊपर वाली फाइल पर रखते हैं, और उनमें रिएक्ट डोम में क्या होता है, कुछ मेथड होते हैं जिनमें एक मेथड है रेंडर मेथड। ये एक मेथड है, क्या करता है, जो हम रेंडर मेथड क्या करता है कि हम ब्राउज़र पर कोई भी चीज़ रेंडर करवाने के लिए हमें मदद देता है। ठीक है, रिएक्ट डोम बेसिकली होता है कि हमारे पास पैकेज है जो हमें कुछ मेथड देता है डोम का मैनिपुलेशन करने के लिए। ठीक है, उनमें से एक मेथड रेंडर है। अब देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरे कर्सर पर देखें, या मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, एक मिनट, यहाँ पर देखें ये रेंडर। अब इस रेंडर मेथड को हमने यूज़ करना ही करना है अपने रिएक्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट भी करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम करेंगे स्क्रैच से भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें रेंडर मेथड लिखना ही पड़ेगा। तो ये रेंडर मेथड आता कहाँ से है? रिएक्ट डोम से। अगर हम रिएक्ट डोम को इंपोर्ट नहीं करवाएंगे तो हमारा ये रेंडर मेथड काम ही नहीं करेगा। तो डोम को मैनिपुलेशन करने के लिए रिएक्ट डोम हमें क्या करता है कि हमें मेथड देता है। उनमें से एक मेथड रेंडर है जो हमारे ब्राउज़र पर हमारी वेबसाइट को रेंडर करवाने में मदद देता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट डोम हमें इसके लिए मदद देता है। ठीक है, और ये तो सिर्फ CSS हमने इंपोर्ट करवाई हुई है। उसके बाद ऐप हमारी ये देखें, ये app.js है। तो इसको हमने बेसिकली, ये मैं ओपन करूँ इसे, रिएक्ट app.js, तो ये इन्होंने थोड़ा सा एक कोड लिखा हुआ है। तो इस कोड को हमने क्या किया, ऐप को यहाँ पर इंपोर्ट करवाया और यहाँ पर हमने लिखा है। ये इंपोर्ट किस तरह करवाते हैं हम देखते हैं। अभी के लिए देखें कि हम ऐप में जो भी HTML या JSX लिखी हुई है ना, उसे ब्राउज़र पर रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, और ये वेब रिपोर्ट वगैरह है, वेब विटल्स वगैरह, ये बेसिकली ना हमारी यूज़र की परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब मेन चीज़ शुरू होती है यहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। हमने क्या किया कि हमें पता है कि JSX में हम ऐसी एलिमेंट जो हमारा HTML में मौजूद है उसको टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट HTML की .id की मदद लेते हैं, और उसमें हम वो एलिमेंट जिसको टारगेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब ये रूट कहाँ पर मौजूद है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रूट कहाँ पर मौजूद है, मैं इसे क्या करता हूँ कि पब्लिक फोल्डर आपने ओपन करना है। यहाँ पर देखें कि index.html के अंदर आप देखेंगे कि div की ID रूट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को यहाँ से पकड़ रहे हैं, इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को यहाँ से टारगेट कर रहे हैं। इस एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि react dom डॉट क्रिएट रूट, हम उसका रूट क्रिएट कर रहे हैं, या इस तरह समझ ले कि ऐप को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। हम एक रूट क्रिएट कर रहे हैं इस एलिमेंट का। ठीक है, अब
उस रूट के अंदर हम क्या चीज़ रेंडर करवाना चाहते हैं, ये देखें रूट डॉट रेंडर, उसके अंदर क्या चीज़ रेंडर करवाना चाहते हैं, वो ऐप 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 वाला HTML को रेंडर करवाना चाहते हैं इस रूट के अंदर। मतलब कहने से मुराद ये है कि इस डिव के अंदर हम इस ये ऐप ओपन करेंगे ना, app.js, इस ऐप की ये HTML की सारी के सारा कोड हम इस HTML के अंदर, इस डिव के अंदर हम कह सकते हैं कि इम्बेड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हम किस तरह करते हैं, वो हम इस तरह करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को टारगेट करते हैं, उसका रूट क्रिएट होता है, रूट क्रिएट करने के बाद हम रेंडर में ये लिखते हैं कि इस एलिमेंट को हम यहाँ पर रेंडर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली स्मॉल सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड क्या है। ठीक है, मैं आपको स्लाइड पर ले जाकर दिखाता हूँ। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड ये है कि ये बेसिकली हमारा जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल से मुराद ये है कि जहाँ पर हमने रिएक्ट ऐप को रन किया है। मैं आपको यहाँ से टर्मिनल ओपन करके दिखाऊं, न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ से न्यू टर्मिनल नहीं, यहाँ पर ये देखें, मैं इसे सेव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इस टर्मिनल में कुछ वार्निंग्स या एरर थ्रो करने के लिए हम स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करते हैं। स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली ये मेक श्योर करता है कि अगर हमारे पास कोई पैकेज हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया जो डेप्रिकेट हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे टर्मिनल में एक वार्निंग मैसेज मिल जाएगा कि ये आपने ये चीज़ यूज़ की है, हालांकि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट से यहाँ पर ख़त्म कर दें या इसके अल्टरनेटिव कोई चीज़ यूज़ करें। या हो सकता है कि हमने कुछ कोड लिखा, तो वो कुछ इस तरह है कि हमने कुछ कोड लिखा, तो स्ट्रिक्ट मोड मेक श्योर करेगा कि हम बेहतर कोड लिखें। हमें वो वार्निंग थ्रो करेगा कि हे आपने ये कोड लिखा है, लेकिन ये कोड थोड़ा सा अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये बेहतर कोड होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट मोड ये मेक श्योर करता है कि हमें वार्निंग्स और मैसेजेस वगैरह हमें टर्मिनल में थ्रो करता है, हमें रिकमेंडेड प्रैक्टिस बताता है कि आप इस तरह करेंगे तो ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये था यार, आपको मैंने कोड एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मैं इसे टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ। अब हम स्क्रैच से सारा कुछ देखते हैं कि हम किस तरह हम ब्राउज़र पर कोई चीज़ देख सकते हैं और किस तरह हम चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फाइलें क्लोज़ कर देता हूँ सारी, पब्लिक फ़ोल्डर को क्लोज़ कर देता हूँ। पब्लिक फ़ोल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। SRC को फोल्डर के अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि सेटअप टेस्ट फाइल डॉट JS इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद रिपोर्ट वेब वेटल्स वगैरह इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद लोगो डॉट SVG इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट JS इसकी अभी ज़रूरत है, अभी डिलीट नहीं करना आपने। हम चलते हैं कि इंडेक्स डॉट CSS पर, इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ऐप टेस्ट डॉट JS इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद ऐप डॉट JS को भी डिलीट कर देते हैं, हम इसे स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, ऐप डॉट CSS इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास एक फ़ाइल है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आपको ब्राउज़र पर एरर नज़र आएंगे। यहाँ पर एरर क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ फाइलें इंपोर्ट की हैं जिसे हमने डिलीट कर दिया है। index.js में हमने कुछ फाइलें इंपोर्ट करवाई हैं जिसे हमने डिलीट कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से CSS भी डिलीट कर दिया, तो इसे यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऐप भी मैंने डिलीट कर दी, तो यहाँ से इसे भी एंड कर देता हूँ। वेब वगैरह, ये रिपोर्ट वगैरह, यहाँ से इसे को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास है रिएक्ट डॉम। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर ये वेब विटल का फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी भी आपको एरर नज़र आएगा। एरर क्यों नज़र आएगा कि यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि आप ऐप यूज़ कर रहे हैं लेकिन ऐप तो कहीं पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐप, इनफैक्ट ये मैं सारा चीज़ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब शुरू से हम काम शुरू करते हैं सारा। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पर मैं इसी फाइल के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट या लेट यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कॉन्स्ट माई वैल्यू
माई वैल्यू इज़ इक्वल टू, इसमें एक स्ट्रिंग देता हूँ। स्ट्रिंग हमारे पास है प्रोग्रामिंग निंजा, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को, ओ सॉरी, इस वैल्यू को इस रेंडर मेथड के अंदर लिखता हूँ मैं। एक मैं थोड़ा सा ना इसे स्पेस वगैरह ख़त्म कर दूँ यहाँ से। रेंडर मेथड के अंदर मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ माई वैल्यू, ठीक है। अब ब्राउज़र पर हमें क्या चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर, ठीक है। हम रेंडर मेथड के अंदर ये कह रहे हैं कि हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं ब्राउज़र पर। तो इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी रन हो रही है। रन होने के बाद यहाँ पर ये देखें प्रोग्रामिंग निंजा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट या JSX आप यहाँ पर रेंडर करवा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। और दूसरा ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करेंगे ना, कंसोल पर जाके इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें डिव की आईडी रूट और उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग निंजा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक मिनट मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें ये किस तरह हुआ कि हमने JS index.js में ये कोड लिखा, लेकिन ये HTML में हमें ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किस तरह होता है कि हमने उस एलिमेंट को टारगेट किया जो index.html में, उसमें जो चीज़ रेंडर करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम मज़ीद चलते हैं। अब यहाँ पर JSX लिखते हैं। JSX है क्या? HTML है यार, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 टैग लिखते लेते हैं, H1 टैग, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोज, और यहाँ से मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ इसके अंदर लिखता हूँ हाई इट्स वर्किंग, ठीक है। और इसे मैंने वैल्यू में असाइन किया है। असाइन करने के बाद यहाँ पर मैं इसे रेंडर करवा रहा हूँ। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखें हे इट्स वर्किंग, और यहाँ पर अगर आप रूट पर आएंगे तो रूट पर देखें अब H1 के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं हाईलाइट करूँ, यहाँ पर देखें, ठीक है, ये आपको हाईलाइट होकर नज़र आ रही है। लास्ट ऑफ ऑल नहीं, बल्कि मैं आपको एक थोड़ी सी एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो ये कि जो आप JSX या जिसे हम HTML भी कहते हैं आप लिखते हैं, लेकिन वो किस तरह कन्वर्ट होती है हमारी सिंपल HTML में और जावास्क्रिप्ट में किस तरह होती है। तो ये बेसिकली हम जो बाइबल यूज़ करते हैं वो बाइबल मेक श्योर करता है कि JSX को कन्वर्ट कर दे रिएक्ट में, रिएक्ट के क्रिएट एलिमेंट के अंदर वो इसे कन्वर्ट कर दे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक चीज़। आपने क्या करना है, ब्राउज़र पर अगर आप लिखें बाइबल.js, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ट्राई इट आउट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ एक। मैं इसे रेज करता हूँ, एक मिनट। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि यार आपको पता हो कि बाइबल का काम क्या है। बाइबल का मैंने आपको पहले भी काम बताया था कि ओल्ड लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट को ओल्ड वर्जन में भी कन्वर्ट करता है। उसके अलावा ये भी काम करता है कि जो हम JSX लिखते हैं तो इसको भी कन्वर्ट करता है रिएक्ट में, ठीक है। अब देखें होगा क्या। अगर मैं यहाँ पर H1 लिखूँ और H1 को क्लोज़ करूँ यहाँ से, और इसके अंदर मैं हाई लिखूँ, अब देखें मैंने यहाँ से H1 लिखा, उसके अंदर हाई लिखा, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि क्या हो रहा है कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर यहाँ पर एलिमेंट का लिखना होता है कौन सा एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो H1 लिखा है तो वो यहाँ पर आ गया। चिल्ड्रन हमारे नल है। उसके बाद जो वैल्यू आप अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आ गई। तो बाइबल क्या करता है, इसे प्योर रिएक्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्रिएट एलिमेंट हम जो भी टैग वगैरह जो भी एलिमेंट लिखते हैं तो वो इसी तरह क्रिएट होते हैं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। फ़र्ज़ करें इस H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं पैराग्राफ एक क्रिएट करता हूँ।
ओ यहाँ पर मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ गूगल। ठीक है, अब देखें होगा क्या। अब देखें मैंने सिर्फ दो टैग लिखे हैं, दो एलिमेंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, और उसके अंदर गूगल लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना कोड है। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1, उसके चिल्ड्रन नन है, उसके अंदर हमारे पास रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसका फिर हमारे पास एलिमेंट पैराग्राफ है, फिर उसका चिल्ड्रन नन है, उसके बाद उसकी वैल्यू गूगल है। तो इसका मतलब है ये है कि दो मैंने अभी लाइनें लिखी, तो ये कोड देखें कितना ज़्यादा हो चुका है। अगर आप बाइबल यूज़ नहीं करते तो इस तरह आप यूज़ करते हैं चीज़ को, मतलब बाइबल के बगैर भी आप रिएक्ट ऐप में काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इस तरह कोड लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपका कोड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कोड। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम JSX यूज़ करते हैं और बाइबल का यूज़ करते हैं। बाइबल इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये देखें 2 लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर देखें कितने लाइन ऑफ कोड बन गया। तो इसका मतलब ये है कि बिहाइंड द सीन बाइबल सारा कुछ हमारा HTML को JSX को कन्वर्ट कर देता है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ दिखानी थी यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर और मज़ीद चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फ़ंक्शन बनाते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसे ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं माई फंक, कोई भी नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं नंबर रिटर्न करता हूँ 1 + 1, ठीक है। अब रेंडर के अंदर मैं क्या कर दूँगा, इस फंक्शन को कॉल करवाऊँगा। फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं इसे को सेव करता हूँ यहाँ से और यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2 और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इस फंक्शन में क्या करते हैं कि HTML या JSX लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर लिखता हूँ यो इट्स वर्किंग, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं अगर आऊँ तो यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो रहा है अभी। यहाँ पर देखें यो इट्स वर्किंग और यहाँ पर देखेंगे आपके पास पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह करते हैं। इसको आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। हम बेसिकली यूज़ करेंगे एरो फंक्शन का ही जो भी हम प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को हमारे फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं और यहाँ ये इस तरह होता है, ठीक है। ये एरो फंक्शन है और इसे हमने एक वेरिएबल में असाइन किया और इसे वेरिएबल को हमने कॉल करवाया, तो ये सेम ही काम करेगा जिस तरह हमारा काम होता है, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेट करते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक आई टैग बनाता हूँ, ठीक है। इस आई टैग के अंदर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा यो इट्स वर्किंग और यहाँ पर देखें कि ये देखें पैराग्राफ के अंदर मैं एक मिनट थोड़ा सा इसे ना नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर देखें पैराग्राफ के अंदर इस आई टैग के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आप जो भी JS में लिखेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर हम इस फाइल में अब देखें कि यहाँ पर मेरे पास 2 एलिमेंट है, लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे वेबसाइट में तो नैब बार भी होता है, हमारे फुटर भी होता है और भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इसी फाइल के अंदर हम इस तरह ये लिखेंगे तो ये फ़ाइल तो बहुत मैसी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी। तो इसका सलूशन ये है, हम कंपोनेंट बनाते हैं, हम डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं और इन फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करवाते हैं और इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र पर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो वो हम करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। बाकी कोड वैसे ही रहेगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, SRC फोल्डर पर आना है, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, इस फाइल पर क्लिक करना है। अब रिएक्ट में कोई भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो या फाइल क्रिएट करते हो, आपने मेक श्योर करना है कि उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल में होना चाहिए, या जो एक्सपोर्ट करवाएंगे कोई भी फाइल को तो मेक श्योर करना है कि उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
ऐप, ये फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल में है, ठीक है, ऐप डॉट जे एस, एक्सटेंशन हमारी डॉट जे एस है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये ऐप क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने का तरीका यार आसान ही है, कॉन्स्ट, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ऐप, ठीक है। उसके बाद ये एरो फंक्शन, सिंपल फंक्शन भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न हम करवाते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड करवा लेते हैं यार। हम क्या करते हैं h1 टैग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इस h1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, एच कैपिटल लिखता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड, ओके। अब इस फाइल को हमने यूज़ करना है, इस फाइल को हमने यूज़ करना है हमारी इंडेक्स डॉट जे एस में। अच्छा, इस फाइल को यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इस फाइल को हमने एक्सपोर्ट करवाना होगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जे एस जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख लीजिए किसी भी यूट्यूबर की, 20 मिनट की वीडियो होगी या 30 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसी भी फाइल को, किसी भी वेरिएबल को अगर आपने एक्सपोर्ट करवाना है तो किस तरह करवाना है, किसी भी फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाना है तो वो किस तरह करवाना है, और अगर उसे किसी फाइल में यूज़ करना है तो वो किस तरह करना है। तो वो बाकायदा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब इस फाइल को एक्सपोर्ट करवाता हूँ मैं, कीवर्ड लिखता हूँ मैं एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट करवाते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और आगे ऐप का नाम। मेक श्योर करना है कि आप जो भी ऐप को एक्सपोर्ट करवाएं या जो भी फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाएं उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल में हो, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। रेक्ट में काम नहीं करता इस तरह, ठीक है। मैंने एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट और ये फंक्शन का जो मैंने नाम था ये वो यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। इसे सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ इंडेक्स पर। इंडेक्स पर अब यूज़ करने का तरीका क्या है, सिंपल है यार। आपने कीवर्ड लिखना है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करवाना चाहता हूँ मैं, ऐप। ऐप मतलब ये ऐप का जो नाम है ना, ये मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से। यहाँ पर मैं डबल कोटेशन लिखूँगा, डॉट स्लैश ऐप। यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है, वरना आप लिख सकते हैं ऐप डॉट जी एस से, ठीक है। सिंपल तरीका, इंपोर्ट, फाइल का नाम, फाइल से नाम मतलब ये फंक्शन का नाम जो आपने एक्सपोर्ट करवाया हुआ है जिस नाम से, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद कहाँ से आप करवाना चाहते हैं, इस फाइल से करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐप आ चुकी है हमारी। अब इस ऐप को यहाँ पर रेंडर करवाने का तरीका ये है कि आपने ये, जिसे आप कहते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है कि आपने, ये बेसिकली होता है ग्रेटर देन का साइन आई गेस, या लेस देन का ये साइन होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है ऐप, ऐप मतलब ये वाला ऐप। उसके बाद इसे क्लोज कर देना है आपने इस तरह। तो ये ऐप को यहाँ पर रेंडर करवाने का तरीका ये है। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा देखेंगे कंपोनेंट क्या है, JSX क्या है, तो इसमें मैं आपको बाकायदा ये बताऊंगा कि ये हम क्यों लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव करूं। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आपको नज़र आएगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर अगर आप नज़र आएगा तो आपको हेलो वर्ल्ड नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह करते हैं। थोड़ा सा और इसे हेलो वर्ल्ड में हम इसे बोल्ड कर देते, बोल्ड तो है ही है, इटैलिक कर देते हैं थोड़ा सा। मैं इसे कट करके इसके अंदर लिखता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आपको नज़र आएगा, ये देखें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मेरे ख्याल में हर कोई चीज़ आपने मैंने यहाँ से कवर कर दी है। आपको हर कोई चीज़ बता दी है कि किस तरह आप क्या कोड क्या काम करता है और किस तरह आप हेलो वर्ल्ड या किस तरह आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट चीज़ें कर करके, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा शुरू कर रहे हैं, रिएक्ट को JSX समझेंगे, कंपोनेंट क्या है, उसके बाद हम मज़ीद एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।